We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello all, myself Priya Shastri and I am from Hasmukh Goswami College of Engineering. Today's topic is thread. What is multi-threading? Multi-threading in Java is a process of executing multiple threads simultaneously. That means we are executing multiple threads concurrently. A thread is a lightweight subprocess, the smallest unit of a processing. Before proceeding, what is process? Process means a program in execution, where thread is a lightweight subprocess. So what is process? Process means heavyweight process. Multiprocessing and multithreading both are used to achieve multitasking. So what is multitasking? Whenever we are executing more than one task at the same time, that is known as multitasking. Multiprocessing is similarly multitasking, but in that we are executing more than one process at the same time. A thread use a shared memory area. That means they do not allocate separate memory area, so save memory and context switching between the thread take less time than process, because process has its own memory where thread use a shared memory. Multithreading is mostly used in games, animation, etc. Here is the life cycle of thread. As you can see, in life cycle of thread there are main 5 states. The first one is new state, another one is runnable, running, terminate, non-block and block. Whenever we are creating a new thread, it is comes into the new stage. मतलब कि जब हम कोई नया थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ से क्रिएट होगा? न्यू स्टेज के अंदर से. अब जब हम कोई नया थ्रेड क्रिएट करेंगे तो हमको क्या करना होगा? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, बिकॉज जावा में थ्रेड जो है वो एक क्लास है और हमको पता है कि हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही होता है. सो हमको थ्रेड हम जब क्रिएट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बट उसका ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा? बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड. अब जब हमने एक बार थ्रेड क्रिएट कर दिया है तो अब हमें क्या करना होगा? रनेबल स्टेज के अंदर जाना होगा. अब रनेबल स्टेज के अंदर क्या होता है कि हमारा थ्रेड जो है वो क्रिएट हो गया है एंड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, बट वेटिंग फॉर द प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रोसेसर नहीं मिला है. ही इज वेटिंग फॉर द प्रोसेसर. अब जैसे ही उसको प्रोसेसर मिल जाएगा, इट विल कम्स टू नेक्स्ट स्टेट एंड दैट इज रनिंग स्टेज. अब रनिंग स्टेज में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे उसको प्रोसेसर मिल जाता है एंड यहाँ से उसका अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? रन मेथड को कॉल करना होगा. अब जब हमारा सारा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ पे आएगा? टर्मिनेट स्टेट के अंदर. अब जब यहाँ से हमारा सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो थ्रेड हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई स्लीप मेथड, वेट मेथड या फिर थ्रेड को सस्पेंड कर देता है तो क्या होगा? हमारा थ्रेड जो है वो ब्लॉक स्टेज में चला जाएगा. अब ब्लॉक स्टेज के अंदर क्या होता है कि हमारा थ्रेड जो है वो अलाइव होता है, बट इट इज़ नॉट एलिजिबल टू एग्जीक्यूट. मतलब इसको अलाउ नहीं होता कि एग्जीक्यूट हो सके. अब मुझे क्या करना होगा कि जब हमने ये सारी चीज़ें कॉल की है, अब जब कोई थ्रेड को सस्पेंड कर देता है तो वो होगा रिज्यूम. अब जब कोई थ्रेड को वेट में भेज देता है तो हम क्या करेंगे? जब उसका वेट ख़त्म होगा हम उस थ्रेड को नोटिफाई कर देंगे. मतलब कि नॉन ब्लॉक में से अगर मुझे रनेबल में वापस जाना है तो मुझे क्या करना होगा? रिज्यूम मेथड कॉल करनी होगी या फिर नोटिफाई को कॉल करना होगा. तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? वापस रनेबल स्टेज के अंदर. अब अगर एक बार हम रनेबल स्टेज के अंदर आ गए, फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? रनिंग स्टेज के अंदर, कि जहाँ से हमारे थ्रेड का प्रॉपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा.
So life cycle of thread continued. New stage, runnable, running, non-runnable and terminated. As we already discussed earlier, the thread is in the new state if you create an instance of thread class but before the invocation of start method. मतलब कि हमें start method invoke करने से पहले ही thread का क्या करना होगा, object create कर देना है runnable. अब runnable के अंदर the thread is in runnable state after invocation of start method but the thread scheduler has not selected it to be the running थ्रेड. मतलब कि यहाँ पे वो थ्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है बट इसको प्रोसेसर मिला नहीं है. अब रनिंग स्टेज में आने के बाद इसको प्रोसेसर मिल जाएगा तो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा. नॉन रनेबल के अंदर क्या होता है, थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट करंटली नॉट एलिजिबल टू रन. मतलब कि वो अलाइव है बट वो रन नहीं हो सकता. एंड टर्मिनेट मतलब सारा काम खत्म होने के बाद हमारा थ्रेड कहाँ पे आ जाएगा, टर्मिनेट स्टेज के अंदर. Let's see how to create a thread. So there are two ways to create a thread. The first one is extending the thread class. मतलब कि हमें हमारे क्लास के अंदर thread class को extend करना है. Another way is implementing the runnable interface. एक तरीका ये है कि हम हमारे क्लास में क्या करें, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर दें. एंड अनदर वे इज कि हम रनेबल इंटरफेस जो है उसको हमारे क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करवाएं. Extending thread class. One way to create a thread is to create a new class that extend thread and then to create the instance of that class. मतलब कि हमें क्या करना है कि एक क्लास के अंदर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवाना है एंड देन हमें हमारे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. टू एक्सटेंडिंग क्लास मस्ट ओवरराइड द रन मेथड. एज वी ऑल नो कि जब भी हम हमारी मेन मेथड कॉल करते हैं तो एक थ्रेड जो है वो क्रिएट हो जाता है. फाइन. तो हमें क्या करना होगा, हमारी रन मेथड को क्या करना है, ओवरराइड करवाना है. इट मस्ट ऑल्सो कॉल स्टार्ट टू बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड. अब जब हम थ्रेड का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वी कैन नॉट डायरेक्टली कॉल द रन मेथड. फॉर दैट वी हैव टू कॉल द स्टार्ट मेथड. जैसे ही हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो रन मेथड के अंदर हम लोगों ने जो भी लिखा होगा इट विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. सो हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास का नाम है मल्टी दैट एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास. उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है पब्लिक वॉइड रन. पब्लिक इज नथिंग बट द एक्सेस मॉडिफायर एंड वॉइड रन. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है वो आपको कहाँ पे लिखना है, वॉइड रन मेथड के अंदर. तो उसके अंदर हम लोगों ने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड इज रनिंग. देन आफ्टर हमने हमारी मेन मेथड लिख दिए. उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मल्टी t1 इज इक्वल टू न्यू मल्टी एंड देन t1 डॉट स्टार्ट. अब ये जो हमने t1 डॉट स्टार्ट और रन मेथड लिखी है वो हमको कहाँ से मिल रही है, हमारे थ्रेड क्लास के अंदर से. अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे t1 डॉट स्टार्ट लिखोगे तो यहाँ पे थ्रेड क्लास में जाएगा, ये चेक करेगा कि यहाँ पे स्टार्ट मेथड तो है नहीं बट वो यहाँ पे रन मेथड में जाएगा एंड देखेगा कि हाँ यहाँ पे रन मेथड के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखा है. तो वो क्या करेगा, आपके रन मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा. अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है दैट इज थ्रेड इज रनिंग. तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, थ्रेड इज रनिंग. तो इस तरीके से हम बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास हमारे थ्रेड का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. अगर मुझे थ्रेड को इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस से बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमारे क्लास के अंदर अब इसको हमें इम्प्लीमेंट करवाना होगा. वो कैसे करवाते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो हमने यहाँ पे एक क्लास लिया है मल्टी1 इम्प्लीमेंट्स रनेबल. अगर हम थ्रेड क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक्सटेंड्स थ्रेड लिखा था बट हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स रनेबल लिख रहे हैं क्योंकि हम रनेबल इंटरफेस से थ्रेड का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं. उसके बाद पब्लिक वॉइड रन. अब जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया. देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हमारी. उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो ये क्लास है मल्टी1 उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. सो मल्टी1 m1 इज इक्वल टू न्यू मल्टी1. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को लिखनी है. हमें क्या करना है कि रनेबल इंटरफेस जो है वो डायरेक्टली थ्रेड क्लास के मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकता. सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट द कंपल्सरीली ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सो थ्रेड t1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, यहाँ से जो हमने हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वो हम यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. इससे क्या होगा कि हम जो ये थ्रेड क्लास की मेथड से रन और स्टार्ट मेथड इसको कॉल कर पाएंगे. अगर हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो हमारा रनेबल थ्रेड के अंदर ये जो प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. देन हम लोगों ने लिखा t1 डॉट स्टार्ट. तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ ये एक लाइन आउटपुट में मिलेगी.
So here is the output, thread is running. Next one is sleep method. The sleep method of thread class is used to sleep a thread for specified amount of time. अब मुझे क्या करना है, जब कोई आउटपुट आए तो वो पॉज होके आए, मतलब कि मुझे थोड़ा डिले चाहिए अपने आउटपुट के अंदर. स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मुझे क्या करना है, थ्रेड को डिले से प्रिंट करवाना है. तो फॉर दैट वी हैव टू यूज स्लीप मेथड. अब सिंटेक्स देख लेते हैं जावा में. तो जावा दो तरीके की सिंटेक्स प्रोवाइड करता है. द फर्स्ट सिंटेक्स इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्लीप और इन ब्रैकेट हमें देना होगा लॉन्ग मिलीसेकेंड्स थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जो है वो स्लीप मेथड बिना ट्राई कैच ब्लॉक के यूज नहीं कर सकते. वी हैव टू हैंडल एक्सेप्शन. फाइन. तो हम अगर ये थ्रेड डॉट स्लीप ऐसे ही रैंडमली कॉल करवाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा. फॉर दैट वी हैव टू यूज ट्राई एंड कैच ब्लॉक. फाइन. ये हुआ एक वे. अनदर वे इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्लीप लॉन्ग मिलीसेकंड कॉमा इंटीजर नैनोज. मतलब कि आप अकेला लॉन्ग मिलीसेकंड्स भी दे सकते हो और अगर आपको इंटीजर नैनो सेकंड्स भी देने हैं तो आप वो भी दे सकते हो. अभी यहाँ हमारे पास एक क्लास है दैट इज क्लास टेस्ट स्लिप. हमने एक टेस्ट स्लिप करके क्लास बनाया दैट एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास. अब हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन मेथड लिया है. इन दैट हमने एक फॉर लूप लिया है दैट इज 4 इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस. अब फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने किया है एक ट्राई कैच ब्लॉक लिया. अब ट्राई के अंदर हम लिख रहे हैं कि हमने जो फॉर लूप में जो भी कंडीशन लिखी है वो हमको क्या मिले, थ्रेड डॉट स्लीप 500, मतलब 500 मिली सेकेंड के गैप से मुझे वो आउटपुट मिले. देन कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन. अगर आप ये चीज़ बिना ट्राई कैच ब्लॉक के लिखते हो तो इट विल नॉट वर्क. तो हमें क्या करना होगा, कंपल्सरीली थ्रेड डॉट स्लीप मेथड को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना होगा. देन हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेप्शन को प्रिंट कराया. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे हमारा जो चीज़ प्रिंट करवानी है, मुझे जो फॉर लूप में लिखा है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट स्लीप t1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट स्लीप. दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. सेकंड वन इज टेस्ट स्लीप t2 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट स्लीप. देन t1 डॉट स्टार्ट एंड t2 डॉट स्टार्ट. अब क्या होगा, सबसे पहले t1 ये फॉर लूप को एक्सेस करेगा तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा. देन 500 मिली सेकेंड का डिले आएगा. देन t2 इसको एक्सेस करेगा, अगेन 500 मिली सेकेंड का डिले. देन t1 t2, मतलब हर बार जब आउटपुट प्रिंट होगा तो इट विल टेक 500 milliseconds delay. Here is the output. So पहले ये फर्स्ट प्रिंट होगा, मतलब ये क्या होगा, टेस्ट स्लीप t1 जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये प्रिंट हुआ. उसके बाद 500 मिलीसेकेंड का गैप आएगा. देन टेस्ट स्लीप t2 जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो कॉल होगा. मतलब हर बार जब मेरा आउटपुट डिस्प्ले होगा तो 500 मिलीसेकेंड के गैप से डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट थिंग इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन. अब थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्यों करना है, जब मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड होंगे और वो सेम रिसोर्स को एक्सेस करने जाएंगे तो क्या होगा कि वो मेरा जो आउटपुट है वो कॉन्करेंटली नहीं होगा. कॉन्करेंटली मतलब कि वो एक सीक्वेंस में नहीं आएगा, परफेक्ट ऑर्डर के अंदर नहीं आएगा. अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रिटिकल सेक्शन में भेज सकते हैं. क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि एक बार मैंने कोई रिसोर्स एक थ्रेड को अलोकेट कर दिया तो जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होता है दूसरा कोई भी उस थ्रेड को एक्सेस नहीं कर पाएगा. मतलब कि अगर उसका काम कंप्लीट होगा देन एंड देन वो रिसोर्सेज दूसरे थ्रेड को हम अलोकेट करेंगे. When we start 2 or more threads within a program, there may be a situation when multiple threads try to access the same resource and finally they can produce unforeseen result due to concurrency issue. Fine. So इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे थ्रेड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. अब थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है. एक तरीका है सिंक्रोनाइज मेथड एंड अनदर वन इज सिंक्रोनाइज ब्लॉक. या तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर मेथड को सिंक्रोनाइज कर दो या फिर ब्लॉक को. यू कैन नॉट सिंक्रोनाइज योर क्लास एंड वेरिएबल. हम हमारे क्लास और वेरिएबल को कभी सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते. या तो हम क्या कर सकते हैं, मेथड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या फिर हमारे ब्लॉक को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. सो फर्स्ट, how to synchronize method and when. If you declare any method as synchronized, it is known as synchronized method. मतलब कि अगर हमने कोई मेथड बनाई है लाइक void sum, तो अगर उसके आगे हम synchronize लिख दे तो उसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो कैसे प्रिंट होगा, synchronized manner के अंदर. Synchronized method is used to lock an object for any shared resources. अब
सिंक्रोनाइज क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमने शेयर्ड रिसोर्सेस यूज़ कर रहे होंगे तब तो ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे लॉक लगा देगा। मतलब कि जब तक एक थ्रेड का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा दूसरा थ्रेड वहाँ से रिसोर्सेस एक्सेस नहीं कर पाएगा। When a thread invokes a synchronized method, it automatically acquires the lock for that object and release it when the thread completes its task। एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, थ्रेड को लॉक एक्वायर नहीं करवाते। फाइन, मतलब हम यहाँ पे कोई सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं कर रहे। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है दैट इज क्लास टेबल, उसके अंदर हमने एक मेथड ली है दैट इज वॉइड प्रिंट टेबल इंटीजर एन। ये मेरी पैरामीटराइज मेथड है कि जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर लूप लिया है दैट इज इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये लूप कहाँ तक घूमेगा, 5 तक। जैसे ही 6 आएगा ये लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एन के साथ, मतलब हमने ये जो पैरामीटर लिया है उसके साथ आई की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, मुझे ये आउटपुट पॉज के साथ चाहिए तो हमने यूज किया थ्रेड डॉट स्लीप एंड 400 मिली सेकेंड का डिले। देन कैश एंड हमने इको प्रिंट करवा दिया। ये हुआ मेरे क्लास टेबल का काम फिनिश। उसके बाद हम एक और क्लास क्रिएट कर रहे हैं दैट इज माई थ्रेड 1। अब ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स थ्रेड, मतलब ये थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो है दैट इज द रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ टेबल क्लास। मुझे क्या करना है, ये टेबल क्लास के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है दूसरे क्लास के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टेबल क्लास का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उसके बाद हमने बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने टेबल क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर रहे हैं। उसके बाद दिस डॉट टी। अब दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। फाइन, उसके बाद हमने हमारी रन मेथड ले ली और उसके बाद हमने हमारे ये जो प्रिंट टेबल नाम की मेथड है उसको यहाँ पे कॉल करा है दैट इज टी डॉट प्रिंट टेबल और यहाँ पे हमने एन की वैल्यू दी है 5। इसका मतलब क्या है कि जब ये माई थ्रेड 1 एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या लेगा, वो 5, और यहाँ से आई की वैल्यू हर बार जो इंक्रीमेंट हो गया आएगी 1। सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरा क्लास क्रिएट कर रहे हैं दैट इज माई थ्रेड 2 एक्सटेंड थ्रेड क्लास। अगेन सेम थिंग, टेबल टी का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने यहाँ पे टेबल टी को एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। देन दिस डॉट टी इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे इस बार हमने क्या किया है, एन की वैल्यू हम लोगों ने ले ली है 100। सो फॉर माई थ्रेड 1 हमने एन की वैल्यू ली है 5 और यहाँ पे हमने एन की वैल्यू ली है 100। उसके बाद हम लोगों ने बनाया हमारा मेन क्लास जिसके अंदर हम मेन मेथड को डिफाइन करने वाले हैं दैट इज पब्लिक क्लास सिंक्रोनाइज। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये हमारी मेन मेथड है। अब उसमें सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट क्लास था टेबल उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दैट इज टेबल ओबीजे इज इक्वल टू न्यू टेबल। देन आफ्टर यहाँ पे जो मेरे दो क्लास है माई थ्रेड 1 एंड माई थ्रेड 2 उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सो माई थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड और हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, बिकॉज यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हमको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करनी है। तो हमने क्या पास किया, हमारे टेबल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो। देन T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। अब हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज नहीं किया है तो अब ये दो क्लास है वो ये सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। सो क्या होगा कि मुझे एक सीक्वेंस के अंदर आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले 5 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 100, फिर 10, 200, मतलब कोई प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पे मुझे मिल नहीं रही है। अगर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरी मेथड थी उसको मुझे क्या बनाना होगा, सिंक्रोनाइज बनाना होगा। तो हम सेम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे क्लास टेबल लिया है बट एक चीज यहाँ पे हमने अलग कर दी दैट इज हमने इस मेथड को क्या बना दिया, सिंक्रोनाइज बना दिया। इसका मतलब ये है कि जब ये दो अलग अलग क्लास ये सेम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो अब हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले माई थ्रेड 1 ये पूरा इसको एक्सेस कर लेगा, तब तक माई थ्रेड 2 के लिए ये लॉक हो जाएगा रिसोर्स। फाइन, अब जब माई थ्रेड 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो लॉक रिलीज कर देगा और वो लॉक किसको मिल जाएगा, माई थ्रेड 2 को। तो जब तक माई थ्रेड 2 काम कर रहा है तो वो रिसोर्स अब किसी और को मिलेंगे नहीं। फाइन, तो यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज लगा दिया है तो ये हमारी हो गई मेथड सिंक्रोनाइज। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेरा ये कंप्लीट आउटपुट आया जहाँ पे मैंने एन की वैल्यू क्या ली थी, 5। तो 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये एक अच्छे से सीक्वेंस में मुझे दिख रहा है। तो ये हमने क्या देखा कि हम मेथड को कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं वो।
सिमिलरली हम थ्रेड का जो ब्लॉक होता है, मतलब एक स्पेसिफिक ब्लॉक को अगर मुझे सिंक्रोनाइज करना हो तो हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज ब्लॉक कैन बी यूज टू परफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन ऑन एनी स्पेसिफिक रिसोर्स ऑफ मेथड। अब मुझे क्या करना है, पूरी मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं करना है। मतलब आप देखो कि अगर आपके पास 50 लाइन का कोड है और उसमें से आपको सिर्फ 5 लाइन को ही सिंक्रोनाइज करना है, तो इट्स अ बेटर वे। फाइन, तो हम क्या करेंगे, पूरी मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, हम जो यहाँ पे ब्लॉक है उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। If you put all the code of the method in the synchronized block, it will work same as the synchronized method। मतलब कि अगर आपको मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं करना है और मेथड के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा है, फाइन, उसको अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर सिंक्रोनाइज कर दो तो वो एक मेथड जैसे सिंक्रोनाइज होती है, ये वैसे ही काम करेगा। बट मेथड का स्कोप ब्लॉक के स्कोप से ऑलवेज ज़्यादा होगा। सो हम अगेन प्रीवियस वाला प्रोग्राम ही यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे अब हमने क्या किया ना, यहाँ जो मेथड है ना इसको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे, हमने इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे ये जो हमारा सिंक्रोनाइज टी, मतलब कि ये जो हमारा रिसोर्स है पूरे मेथड का, अब मैंने उसको सिंक्रोनाइज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे ये जो लिखा है पूरा कोड, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, मुझे सिंक्रोनाइज वे में आउटपुट देगा। सिमिलरली दूसरे क्लास के अंदर भी मैंने वही चीज़ कर दी है। हमने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ मेथड वी आर सिंक्रोनाइजिंग स्पेसिफिक रिसोर्सेज, मतलब पूरे एक ब्लॉक को मैंने क्या कर दिया है, सिंक्रोनाइज कर दिया है। तो ये जैसे मेथड में हमें आउटपुट मिल रहा था, वैसे ही हमको सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर आउटपुट देगा। As you can see, 5, 10, 15, 20, 25, then 100, 200, 300, 400 and 500। तो ये हुआ हमारा सिंक्रोनाइजेशन। थैंक यू।